अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सैयद मज़ाहिर बास हेयर, वेलकम टू योर क्लास। अभी तक बायोटेक्नोलॉजी में जो आपने सफ़र तय किया उसमें हमने देखा कि किस तरह से आप एक जीन की बहुत ज़्यादा कॉपीज़ को तैयार कर सकते हैं। उसमें आपने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ा, उसके साथ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को आपने देखा था कि जिसके डिफरेंट स्टेप्स के बाद हम एक जीन की बहुत ज़्यादा कॉपीज़ को तैयार कर लेंगे। तो जीन की कॉपी तो तैयार हो गई, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि उसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कैसा होगा या उसमें बेसिस की अरेंजमेंट क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डीएनए को सीक्वेंस करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कैसा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि डीएनए सीक्वेंसिंग है तो इसमें हम पहली बात क्या कर रहे हैं कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड है तो उसका सीक्वेंस कैसा होगा और उसके जो प्रिंसिपल होंगे, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में इस प्रेजेंटेशन में हम उसको कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कि सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आपके पास आ जाएंगे। ठीक है कि ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, व्हाट इज़ डीएनए सीक्वेंसिंग। कि डीएनए सीक्वेंसिंग हम डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली होती क्या है। एक ब्रीफ सी हिस्ट्री आपको बताई जाएगी कि आखिर इसको डेवलप कैसे किया गया, टेक्निक्स कैसे हुई, और आपके कोर्स में जो शामिल है वो बेसिक मेथड्स हैं जिसमें चेन टर्मिनेशन मेथड है जिसको सेंगर सीक्वेंसिंग भी कहते हैं, और दूसरा केमिकल मॉडिफिकेशन मेथड है जिसको मैक्सम गिलबर्ट मेथड भी आप कहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि हम वन बाय वन उसको देखते जाएं। सबसे इधर पहले इस स्लाइड में व्हाट इज डीएनए सीक्वेंसिंग हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो उसमें आएगा डिटरमाइनिंग द प्रिसाइज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। एक डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की एक्यूरेट अरेंजमेंट क्या होगी, इसको डिटरमाइन करना हम कहते हैं डीएनए को सीक्वेंस करना। नेक्स्ट आप आगे जाके देखेंगे कि अब जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें किसी किस्म का डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें आपको पता है तीन चीज़ें मिलकर बनी होती हैं। वो भी हम नेक्स्ट जब स्ट्रक्चर देखेंगे आप उसमें मजीद क्लियर होगी। तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है वो तो सब न्यूक्लियोटाइड में सेम होती है। डिफरेंस किस चीज़ का आता है, जब आप देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड की बेसिस की अरेंजमेंट जो होती है, बेसिस 4 टाइप्स की होती हैं, उनकी अरेंजमेंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, वी नीड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस कि न्यूक्लियोटाइड के साथ जो फर्स्ट कार्बन के ऊपर बेस है वो कौन सी अटैच है। जब हमें उसका सीक्वेंस पता चल जाएगा तो डेफिनेटली हमें न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट पता चल जाएगी, कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, क्या सीक्वेंस है। तो हमने देखा ये डीएनए सीक्वेंसिंग कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमने डिटरमाइन करना है और सीक्वेंस डिटरमाइन करने के लिए हमें बेसिस की अरेंजमेंट का पता होना चाहिए। डीएनए सीक्वेंसिंग हम क्यों करेंगे, ये स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि जीन की आइसोलेशन करना, जीन को आइसोलेशन करना, तो उसको देखना कि जब आइसोलेट करेंगे तो हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए कि किस जीन की हम आइसोलेशन करना चाहते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो हमें उसका सीक्वेंस पता होना चाहिए। फिर सीक्वेंस की करैक्टराइजेशन है कि क्या चीज़ होगी कि सीक्वेंस किस तरीके से बेसिस अरेंजमेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फोरेंसिक में जो हमने कहा था क्राइम की इन्वेस्टिगेशन है, पैटर्निटी की आइडेंटिफिकेशन है, तो वो सारी फोरेंसिक में आ जाती है। मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी आप कहते हैं आसार कदीमा, तो कोई भी आपको फॉसिल्स मिलता है, जैसे आपने कार्बन डेटिंग का नाम सुना होगा कि वो सारे फॉसिल्स बनते हैं तो कार्बन वहाँ पे मौजूद होना शुरू होता है तो उसकी आप एज का अंदाज़ा लगाते हैं। तो इसी तरह से आप मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजी में डीएनए देखेंगे कि कितने साल पुराना है, तो उससे भी आपको सीक्वेंसिंग करेंगे पता चल जाएगा। फिर जीन के साथ इंटरेक्शन कैसे होगा, जब न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमें पता चलेगा तभी तो हम बता सकते हैं कि इसका जीन का एक स्पेसिफिक दूसरे जीन के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। फिर जीन रेगुलेशन जो होती है तो बहुत से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं वो उसको मॉडिफाई करते हैं। तो जीन प्रोटीन इंटरेक्शन जो होगा वो भी सीक्वेंसिंग के थ्रू ही हम बता सकते हैं कि कौन सी प्रोटीन है वो किस जगह पे जाके अटैच हो रही है। और फिर डेफिनेटली जब हमने क्लोनिंग करनी है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की तो किस तरह से करेंगे, जब हमें उसका सीक्वेंस पता चल जाएगा हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, आइसोलेट करेंगे, उसकी मल्टीपल कॉपीज को तैयार करेंगे तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन आएगा तो वो क्लोनिंग हो जाएगी। अच्छा, अगर हम इसकी एक बेसिक देखें टाइप्स में कि सीक्वेंसिंग कितनी तरह की होती हैं, तो क्योंकि हमने ब्रीफ हिस्ट्री की भी बात की थी 1977 और 1976 और 77 में ये क्लासिकल टेक्निक्स जो थी इनको डिवाइस किया गया और उनको दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम है सेंजर,
या सेंगर कुछ लोग इसे बोलते हैं, और उसके कोलीग्स और मैक्सम गिलबर्ट, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये टेक्निक डिवाइस की जो कि आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं और हम उनको देखेंगे भी। मॉडर्न फिर क्या हुआ कि इन्हीं टेक्निक्स की बेस पे मॉडिफिकेशन की गई, तो वो मॉडर्न आ गई, जिसमें ऑटोमेटेड जीन सीक्वेंसिंग है जो कि बिल्कुल मॉडर्न है। फिर NGS है जिसे आप कहते हैं नेक्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग, फिर है WGS जिसे आप कहते हैं होल जीनोम सीक्वेंसिंग, और फिर है WES जिसे आप कहते हैं होल एक्सोन सीक्वेंसिंग। एक्सोन आपको पता है DNA के डिफरेंट रीजन्स होते हैं। हमें पता है कि DNA जो होता है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो एक न्यूक्लियोटाइड या प्रोटीन को बनाए, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को यूज़ करके वो एक प्रोटीन की सेंसेस में अमाइनो एसिड को इनकॉर्पोरेट कर सके। तो उसके रीजन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सॉन, और दूसरे होते हैं इंट्रॉन्स। तो एक्सॉन्स जो होते हैं वो सारे कोडिंग रीजन्स होते हैं। तो होल एक्सॉन सीक्वेंसिंग में सिर्फ कोडिंग रीजन्स जो होते हैं उनको किया जाता है, तो इस वजह से ये जो मॉडर्न टेक्निक है उसको होल एक्सॉन सीक्वेंसिंग भी कहा जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम आज का जो मेन टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। उससे पहले एक चीज़ आप याद करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कोई भी आपने सीक्वेंसिंग टेक्निक यूज़ करनी है तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो उसके प्रिंसिपल में सबसे पहले क्या चीज़ आती है कि सबका जो सीक्वेंस होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट जितने भी आप करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट उनका सेम होगा, लेकिन उनके जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं वो डिफरेंट होंगे। उसकी वजह क्या है कि स्टार्ट में ये सारा एक ही क्यों आएगा? वजह ये है कि क्योंकि हम बेसिकली जो PCR होता है उसको ही मॉडिफाई करते हैं। तो PCR में बहुत सी कॉपीज तैयार होती हैं, तो कॉपीज तैयार होती हैं तो सबसे पहले प्राइमर होता है ना, तो प्राइमर को जब हम यूज करेंगे तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा पॉलीमराइजेशन का वो स्टार्ट होता है, लेकिन हम चेन को टर्मिनेट करेंगे या जो कुछ भी होगा वो हम देखेंगे कि जो प्राइमर है उसकी वजह से क्या है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम होगा जितने भी आपके पास सीक्वेंस बनेंगे। नेक्स्ट है दूसरी चीज, आप क्या करेंगे कि इसमें आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। तो PCR करने के बाद आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि आप उस जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जितने भी सीक्वेंस होंगे, उनको आप क्या करेंगे, आप उनकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, उनकी सेपरेशन करेंगे, और फिर लास्ट पे क्या होगा, ऑटो रेडियोग्राफी, कि एक एक्सरे फिल्म होगी, उसके ऊपर आप उसको विजुलाइज कर लेंगे कि कौन कौन सी बेसिस हैं वो मौजूद हैं। तो ये एक प्रिंसिपल आपको जितनी भी टेक्निक्स होंगी आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग क्या चीज होती है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है सैंगर सीक्वेंसिंग। ठीक है, सैंगर सीक्वेंसिंग के साथ देखें तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग। सैंगर सीक्वेंसिंग का जो दूसरा नाम है वो क्या है, चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग, या इसको एक और नाम भी दिया जाता है डाई-डीऑक्सी मेथड। ठीक है, हम आगे देखेंगे इसको डाई-डीऑक्सी कैसे कह रहे हैं या हमने इसको क्यों कहा है। तो सैंगर है, इसकी प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा जो सीक्वेंसिंग टेक्निक्स हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो तीन नाम है इसके, बेसिक चीज़ आप याद रखें। हम इसको क्या कहते हैं, सिंपली सैंगर सीक्वेंसिंग कहते हैं, दूसरा इसका नाम है वो चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग है, और तीसरा है डाई-डीऑक्सी मेथड। तो वन बाई वन इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। इसे हम कहते हैं जी PCR बेस्ड मेथड है। ठीक है, PCR में क्या होगा, जितनी चीज़ें आपने यूज़ की थी, आपने प्राइमर यूज़ किया था, आपने टैग DNA पॉलीमरेज यूज़ किया था, आपने DNTPs यूज़ की थी, सारा वही प्रोसेस होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, PCR बेस्ड ही है। और नेक्स्ट में आप क्या करेंगे कि DNA रेप्लिकेशन रिएक्शन जो होता है, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस होता है आप उसको मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफिकेशन कैसे होगी, जब आप क्या करेंगे, डाई-डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करेंगे। तो जैसे ही डाई-डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, जो पॉलीमराइजेशन होगी वो स्टॉप हो जाएगी, और हमारी जो बेस होती है वो क्या होगी, जो फास्फेट होगा वहाँ पे वो रेडियो लेबल होगा और हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा मौजूद है। आगे हम उसकी एग्जांपल देखने लगे हैं, आपको मजीद वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली देखें, कोई भी आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड है तो उसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि देखें, ये आपके पास 5 कार्बन राइबोज शुगर है, उसकी जो फर्स्ट कार्बन होती है वहाँ पे नाइट्रोजनस बेस अटैच है, और यहाँ पे जो 5th
कार्बन होता है यहाँ पे इसका जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा और 3 फास्फेट जो होते हैं वो अटैच होंगे। तो कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या होगा, फर्स्ट कार्बन के ऊपर नाइट्रोजनस बेस है और जो 5th कार्बन है इसके साथ क्या होंगे, फास्फेट अटैच होंगे। और ये जो फास्फेट अटैच होंगे ये हम आगे पॉलीमराइजेशन में देखेंगे कैसे ये अपना फंक्शन कर रहे हैं, और चेन टर्मिनेशन हमने इसको क्यों कहा ये भी आप इसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफास्फेट। तो इसका जो सेकंड नंबर पे कार्बन है देखें यहाँ पे सिर्फ H है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल नहीं है। तो ये एक हाइड्रोक्सिल का यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गई है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डीऑक्सी। तो यहाँ पे अब सिर्फ हाइड्रोजन ही मौजूद है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गई है, इसीलिए आप डीएनए को ही क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी सेकंड कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीजन होती है वो मौजूद नहीं होती। इसके एवज यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है डाईडीऑक्सी। डाईडीऑक्सी हमने क्यों कहा कि ऑलरेडी क्या चीज थी कि यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है, और थर्ड जो कार्बन है यहाँ से भी जब ऑक्सीजन मौजूद होगी तो जब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर करते हैं तो वहां पे जब कोई भी 2 ग्रुप इकट्ठे जब रिमूव होंगे, सेम होंगे, तो आप उसके लिए बार बार लिखने के बजाय आप उसको डाई का लफ्ज यूज कर लेते हैं। तो डीएनटीपी का मतलब हो गया डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफास्फेट। ठीक है, तो फर्क क्या चीज है, फर्क किस चीज में है कि थर्ड जो कार्बन है उसके भी जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो चुकी है, तो इसको हम कहते हैं डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफास्फेट। तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफास्फेट, और इसमें सिर्फ फर्क आपने देखा इस ऑक्सीजन का है कि थर्ड पे हाइड्रोक्सिल मौजूद नहीं है, और इसी वजह से चेन टर्मिनेशन होगी जो कि आप नेक्स्ट देखने लगे हैं। अच्छा, टिपिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या चीज है, हमने कहा जी ये डाई डीऑक्सी मेथड है। अगर आप एक डीएनए की स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले पॉलीमराइजेशन कैसे हो रही है, तो यहाँ पे देखें एक 5 कार्बन राइबोज शुगर है, यहाँ पे फास्फेट अटैच है और इसके साथ ये बेसिस आपस में लिंक किया हुआ है, एडेनिन का थाइमीन के साथ होता है। यहाँ पे देखें थर्ड हाइड्रोक्सिल मौजूद था। इस कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो इसने फास्फेट के साथ अटैच होना होता है, जिसके नतीजे में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, और ये 2 न्यूक्लियोटाइड, अब एक ये न्यूक्लियोटाइड है एक ये न्यूक्लियोटाइड है, तो दोनों जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं इस बॉन्ड की वजह से, जिसको हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे देखें फिर कि हाइड्रोक्सिल फ्री है, तो ये जो इनकमिंग आपके पास होगा न्यूक्लियोटाइड उसके फास्फेट के साथ अटैच होगा, और इसी तरीके से एक पॉली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है वो डीएनए की स्ट्रक्चर में बनता जाता है। तो यहाँ पे जब हम डाई डीऑक्सी यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे एक वही न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे भी एक वही न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन फर्क किस चीज का है कि यहाँ से जो हाइड्रोक्सिल है वो रिप्लेस हो चुकी है। तो अब ये जो बॉन्डिंग यहाँ पे बन रही थी अब वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, जो चेन होती है वो यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगी, और इसी की टर्मिनेशन जो होती है यही हमने प्रिंसिपल यूज किया, डाई डीऑक्सी मेथड हमने इसे कहा, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है वो डाई डीऑक्सी है, और चेन टर्मिनेशन इसलिए कहा कि जब डाई डीऑक्सी कोई भी न्यूक्लियोटाइड आएगा तो आपकी जो पॉलीमराइजेशन होती है वो स्टॉप हो जाएगी, आप उसकी लेबलिंग कर लेते हैं फास्फेट की, तो इस तरह से आपको क्या नजर आएगा कि हम एक जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। यहाँ पे देखें तो नीचे एक मेंशन किया है आपको कि जो थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये नेसेसरी है किस चीज के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और ये मिसिंग होता है डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफास्फेट में। यहाँ पे क्रॉस आपको नजर आ रहा होगा कि जहाँ पे भी डाई डीऑक्सी आ जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी की वजह से जो फास्फेट है वो इस थर्ड कार्बन के ऊपर अटैच नहीं हो सकेगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से ये चेन टर्मिनेशन हो जाएगी और हम उसको सीक्वेंस में यूज कर लेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दी हुई है कि चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग कैसे करेंगे। हम यहाँ पे एक सीक्वेंस आपको दिए हुए, सबसे पहले आप इसको देखें AGCTGCCC और फिर G, ये हमारा एक सीक्वेंस है, तो हमने ये आइडेंटिफाई कैसे किया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम बेसिकली क्या होता है कि पीसीआर बेस्ड है, पॉलीमराइजेशन करेंगे, हम जो एक ट्रांसक्रिप्ट होगा हम जो एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा हम वो एक पूरा न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करेंगे, चेन टर्मिनेशन करेंगे, और फिर फाइनल पे हम क्या करेंगे कि उसका कंप्लीमेंट्री देखेंगे, तो डेफिनेटली वो ओरिजिनल वही आपके पास मौजूद होगा जिसकी आप सीक्वेंसिंग करना चाह रहे थे। तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने डाई डीऑक्सी एटीपी को यूज किया,
बाकी जो सारे हैं वो 4 DNTPs हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने पॉलीमराइजेशन भी तो करनी है ना, इसीलिए हमने इसे क्या कहा, PCR बेस्ड रिएक्शन है। 4 DNTPs यूज़ किए हमने, एडनिन के साथ थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन सारी, लेकिन एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, हमने जो एडनिन थी उसको मॉडिफाई किया और उसका जो थर्ड हाइड्रोक्सिल था उसको भी हमने रिमूव किया ताकि चेन टर्मिनेशन हो जाए। सेकंड जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें हमने क्या किया, बाकी सारी चीज़ें सेम थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो साइटोसिन है आप उसको चेंज करेंगे, सिर्फ डाईडिऑक्सी CTP है, बाकी सारे जो होंगे वो सारे डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होंगे। फिर इधर देखें तो यहाँ पे आपने ग्वानोसिन को किया या ग्वानिन को किया, तो इधर लास्ट पे आपने किसको किया, थाइमीन को किया। यहाँ पे देखें इस सीक्वेंस के केस में कि यहाँ पे जो एडेनिन है ये फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो जो DNTPs हैं वो तो सारा ये देखें, डीऑक्सी एडेनिन, डीऑक्सी ग्वानिन, डीऑक्सीसाइटोसिन, ये तो सारे मौजूद हैं, लेकिन फ़र्क क्या होगा, जो डाईडिऑक्सी एडेनिन है ये यहाँ पे ही उसको टर्मिनेट कर देगा, यहाँ से आगे पॉलीमराइजेशन ही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ वो ऑक्सीजन ग्रुप नहीं है जो कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन में यूज़ कर सके। अब जब बाकी आपने चारों न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया और यहाँ से आपने क्या किया, जो साइटोसिन है उसको मॉडिफाई किया, तो इस केस में क्या होगा, देखें साइटोसिन यहाँ पे थर्ड पे आ रहा था, तो A और G जो है, क्योंकि ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, तो A और G तो ऐड हो गया, लेकिन जो चेन की टर्मिनेशन पे मौजूद है वो साइटोसिन है। क्यों? क्योंकि ये डाईडिऑक्सी है। इसी तरह से फिर क्या होगा, नेक्स्ट थर्ड के बाद फिर C यहाँ पे भी आ रहा है, तो बाकी इससे जो पिछला सीक्वेंस है सारा वो पॉलीमराइज होता आएगा, लेकिन यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइटोसिन जो यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है वो डाईडिऑक्सी है, फिर इसके बाद यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा। ये देखें तो एक एक चेन यहाँ पे आपको ये फर्क कर रही है, ठीक है। तो ये सेकंड पे है जब आपने साइटोसिन को मॉडिफाई किया। नेक्स्ट आपने क्या किया कि ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, यहाँ पे ग्वानोसिन को किया, तो इस केस में क्या था कि ग्वानोसिन सेकंड पे आ रही है, तो सिर्फ जो एडेनिन था वो मौजूद है और उसके साथ टर्मिनेशन पे G मौजूद है, और यहाँ से इसने चेन को टर्मिनेट कर दिया। इस एग्जांपल के केस में देखें तो यहाँ पे G है, तो इसने बाकी जो चेन थी वो बढ़ने दी, और जहाँ पे भी G है वहाँ पे उसने, क्योंकि ये डाईडिऑक्सी है, तो उस केस में क्या होगा कि ये इसको कर लेगा, टर्मिनेट कर देगा। फिर यहाँ पे एक चेन मजीद बढ़ेगी तो यहाँ से टर्मिनेशन हो जाएगी, फिर एक चेन मजीद बढ़ेगी तो यहाँ से भी टर्मिनेशन हो जाएगी। तो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्या आपने मॉडिफाई किया, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ग्वानोसिन को जब आपने किया तो यहाँ पे फर्स्ट पे ही A के साथ रहा, बाकी उसने चेन को टर्मिनेट कर दिया, यहाँ पे भी G को, जहाँ पे भी वो G आएगा वहाँ पे वो टर्मिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे भी G है वहाँ पे भी टर्मिनेशन हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, जहाँ पे फर्स्ट सीक्वेंस आ रहा है तो वहाँ पे पहले टर्मिनेट कर देगा, फिर सेकंड पे जाके टर्मिनेट करेगा, और थर्ड पे जहाँ पे भी G मौजूद है वहाँ पे वो क्या कर लेगा, टर्मिनेशन कर लेगा। और फिर है यहाँ पे थाइमीन ट्राइफॉस्फेट। तो जब इसको मॉडिफाई किया तो बाकी सारी चेन जो है वो ठीक रहेगी, लेकिन जो चेन टर्मिनेशन होगी वहाँ पे थाइमीन मौजूद होगा। तो इस तरह से नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर हम यही जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हमारे पास बन गए हम उनकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, ठीक है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे 4 लैंड्स हमने डेवलप किए, क्योंकि बेसिकली बेसिस तो 4 ही है ना, क्योंकि हमें देखें न्यूक्लियोटाइड बाकी तो सारा सेम है, तो जो डिफरेंस आता है वो किस चीज़ पे आएगा, वो इस ग्वानिन की वजह से आएगा। इस बेसिस को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे इनका सीक्वेंस तो हमें न्यूक्लियोटाइड का पता चल जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे एक चीज़ क्या है, लॉन्गर फ्रेगमेंट्स हैं और यहाँ पे शॉर्टर फ्रेगमेंट्स आपको दिखाए गए हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने पढ़ा था कि जो लॉन्गर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो अपने आप को इधर ऊपर अलाइन कर लेते हैं, और जो शॉर्टर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा मूव करते हैं क्योंकि उनका साइज़ कम है और इसकी वजह से वो अपने आप को ज़्यादा अलाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ पे भी ग्वानिन है तो वहाँ पे आपको उसके सामने उसी की लाइन में बैंड नज़र आएगा, जहाँ पे एडेनिन है फिर उसके बैंड्स नज़र आएंगे, फिर थाइमीन होगा उसके बैंड नज़र आएंगे, साइटोसिन की लाइन में आपको साइटोसिन नज़र आएगी। आपने सीक्वेंस को रीड कैसे करना है, सीक्वेंस को रीड करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो बॉटम होती है यहाँ से आपने इनवर्ट देखना होगा, क्योंकि जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होते हैं जिन्होंने टर्मिनेशन पहले की है आप उसको पहले नोट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में देखें तो किस तरीके से हमने इसको आइडेंटिफाई किया। देखें सबसे पहले जो नीचे से बैंड आ रहा है वो इस G का आ रहा है, तो हमने पहले G को लिख लिया। उसके ऊपर थोड़ा सा जो ऊपर बैंड नज़र आ रहा है वो T है, तो हमने यहाँ पे T को लिख लिया। उसके बाद देखें तो यहाँ पे A आपको नज़र आ रहा है तो फिर हमने A को लिया। फिर इसी तरह से ये देखें C नज़र आ रहा है, फिर इसको लिया। फिर आपने क्या किया,
यहाँ पे टी आपको नज़र आ रहा है। तो ये सारा सीक्वेंस इस तरह से हम जब नीचे से बैंड्स नज़र आएंगे तो हम उनको उसी पैटर्न में 5 to 3 डायरेक्शन यानी हम बॉटम से टॉप की तरफ मूव करते जाएंगे तो ये सारा सीक्वेंस आइडेंटिफाई हो जाएगा। जब ये आइडेंटिफाई हो गया तो ये तो हमारा पॉलीमराइज किया हुआ सीक्वेंस है। जब हम इसका कम्प्लीमेंट्री देखेंगे कि ओरिजिनल डीएनए में कौन सा सीक्वेंस है तो हम इसका जब कम्प्लीमेंट्री देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल जी का बाइंडिंग किससे होगी, सी के साथ, जी की सी के साथ, टी की ए के साथ, ए की टी के साथ। तो ये जब पूरा सीक्वेंस हम करेंगे तो जो ओरिजिनल सीक्वेंस होगा हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यही देखा आपने कि सैंगर सीक्वेंसिंग में क्या हुआ कि हमने जो पीसीआर मेथड था वही यूज किया, उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस भी की, चेन टर्मिनेशन की और फिर सीक्वेंस को रीड किया। उस सीक्वेंस को रीड करने के बाद क्योंकि ये हमारा आर्टिफिशियल सिंथेटिक था तो जब हम उसका कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस देखेंगे तो जो ओरिजिनल डीएनए था उसका सीक्वेंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया होता है। और सीक्वेंसिंग जेल्स जो होती हैं आप हमेशा उसको बॉटम से टॉप की तरफ रीड करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो शॉर्टर फ्रेगमेंट हैं वो पहले आएंगे और जो लॉन्गर फ्रेगमेंट्स उनको आप बाद में देखेंगे। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने बता दी कि ये एक सीक्वेंस है जब आप इसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले क्योंकि डीएनए आपको पता है डबल स्टैंडर्ड है तो हमने पीसीआर बेस्ड भी कहा था, वहां पे फर्स्ट रिएक्शन जो होगा कौन सा है, डी नेचर द सीक्वेंस। सबसे पहले सीक्वेंस को हमने डी नेचर किया, उसके बाद हम सिर्फ जो 5 to 3 वाला है, ठीक है, इसके कम्प्लीमेंट्री हम यूज कर रहे हैं 3 to 5। तो सिर्फ हम फॉरवर्ड प्राइमर यूज कर रहे हैं एक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वो क्या होगा कि वो इस जो 5 वाली चेन है हम इसको यूज करना चाह रहे हैं। तो एग्जाम्पल से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि सैंगर सीक्वेंसिंग से जो सीक्वेंस है वो कैसे आइडेंटिफाई होता है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जब एम्प्लीफिकेशन होगी, ठीक हो गया, एम्प्लीफिकेशन जैसे ही होगी तो चेंज कैसे आएगी कि जैसे ही आपने देखा इस केस में तो एक सीक्वेंस आपने लिखा हुआ था, ठीक है, और वो सीक्वेंस 3 to 5 जब हम सिंथेसाइज करेंगे तो क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन जब हमने यहाँ पे थाइमीन को मॉडिफाई किया तो इस केस में क्या होगा, देखें 3 to 5 सीक्वेंस है क्योंकि 5 to 3 वाला जो था हमने उसको लिया हुआ है। तो क्या होगा, देखें जहाँ पे थाइमीन है उस पे हमने स्टेरिक शो किया हुआ है कि ये चेन टर्मिनेशन करेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपको एडनिन इसका जो कम्प्लीमेंट्री है वो टी सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये है डाई डीऑक्सी ट्राइफॉस्फेट जब यूज किया। फिर लास्ट पे देखें तो इधर भी आपने क्या किया, जहाँ पे भी टी आएगा वहाँ पे उसने सीक्वेंस को क्या किया है, वहाँ से उसको टर्मिनेट कर दिया। तो ये सीक्वेंस दो आपके पास इस तरह से आ गए और टी आपको एक नजर आ रहा है जो कि हमने रेडियो लेबल किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बेसिस को रेडियो लेबल करेंगे तभी वो जो एक ऑटो रेडियोग्राफी होती है हम उसको यूज करके हम सीक्वेंस को रीड करेंगे। सेकंड में आपने देखें तो ए को मॉडिफाई किया, ए की मॉडिफिकेशन थी तो वहाँ पे क्या है कि वहीं पे आपको स्टेरिक नजर आ रहा है और उस केस में क्या था कि यहाँ पे ए नज़र आएगा, वहाँ पे आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वहाँ पे चेन टर्मिनेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें ए है, जहाँ थाइमीन का कम्प्लीमेंट्री आएगा वहीं पे चेन टर्मिनेशन हो जाएगी। फिर यहाँ पे थाइमीन था उसके अगेंस्ट जब एडनिन आएगा वहाँ पे चेन टर्मिनेशन हो जाएगी। फिर यहाँ पे थाइमीन था, यहाँ पे ए आया तो यहाँ पे उसने टर्मिनेशन काज कर दी, यहाँ पे ए आया तो उसने चेन को टर्मिनेट कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो जब डाई डीऑक्सी एटीपी आपने किया तो टर्मिनल पे देखें आपको ए ही नज़र आ रहा है। तो इतनी तरह के फ्रेगमेंट्स आपको मिलेंगे। जहाँ पे भी यहाँ पे सीक्वेंस में ओरिजिनल सीक्वेंस में टी है, जब उसका कम्प्लीमेंट्री आपको पता है बेस अटैच होगी ए तो वहीं पे चेन टर्मिनेशन हो जाएगी। इधर देखें यहाँ पे आपने ग्वानोसिन को किया तो ग्वानोसिन यहाँ पे जिन जिन पोजीशन में मौजूद है वहाँ पे क्या है कि यहाँ से सीक्वेंस जब साइटोसिन है पहले तो साइटोसिन के कम्प्लीमेंट्री जब ग्वानिन आएगा तो यहाँ पे चेन टर्मिनेशन हो जाएगी। इस केस में देखें यहाँ पे साइटोसिन है, जब इसका कम्प्लीमेंट्री जी आएगा तो यहाँ पे चेन टर्मिनेशन हो जाएगी। फिर इस केस में देखें जब हमने साइटोसिन को मॉडिफाई किया तो इस केस में क्या था कि जैसे जहाँ पे भी देखें जी है उसका कम्प्लीमेंट्री जब सी आएगा सबसे पहले यहाँ पे चेन टर्मिनेशन हुई, फिर उसके बाद देखें तो यहाँ पे जी है, इस केस में यहाँ पे जी है दूसरा तो यहाँ पे इसके कम्प्लीमेंट्री जब आया यहाँ पे चेन टर्मिनेशन हुई। उसके बाद फिर देखें जी यहाँ पे है तो उसका कम्प्लीमेंट्री जब सी है तो यहाँ पे चेन को टर्मिनेट कर लिया। इस तरह से चेन टर्मिनेशन मेथड को हमने सैंगर सीक्वेंसिंग को इसलिए हमने चेन टर्मिनेशन कहा कि यहाँ पे चेन जो होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट में फिर उसी तरह से देखें कि यहाँ पे मैंने आपको ये बैंड यहाँ से ज़्यादा अपीयर कर दिए कि
1 2 3 4 इस तरह से आप उसको रीड कर सकते हैं कि कौन कौन सी बेसिस मौजूद हैं। और इधर इसी तरह से 5 to 3 डायरेक्शन में बॉटम से टॉप की तरफ आप मूव करेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें मैंने यहाँ पे लेबल भी कर दी है कि ये एडेनिन है, तो यहाँ से एडेनिन को हमने रीड किया, यहाँ पे अगर टी को रीड किया तो यहाँ पे टी मौजूद है, सी है तो सी को रीड किया। इसी तरह से जो सीक्वेंस होगा हम उसको डिड्यूस करेंगे और उसका जो कम्प्लीमेंट्री होगा वो डेफिनेटली ओरिजिनल हमारा जो सीक्वेंस था वही मौजूद होता है। तो ये हमने समराइज किया कि हमने सैंगर सीक्वेंसिंग में क्या किया। हम जो पीसीआर है वही हम करेंगे, फिर हम उसको 4 टेस्ट ट्यूब्स में लेंगे क्योंकि 4 बेसिस हैं तो हमने टर्मिनेशन काज करनी है। उसी तरह से हमने प्राइमर यूज़ किया, टैग पॉलीमरेज यूज़ किया, टेम्पलेट यूज़ किया, डीएनटीपी सारी यूज़ की और फिर जो 4 डाईडिऑक्सी होंगी हमने उनको लिया, पीसीआर को रन किया। पीसीआर में डिफरेंट साइट्स पे चैन टर्मिनेशन होगी, फिर हमने उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, वहाँ पे बैंड्स नज़र आए, बैंड्स पे हमने सीक्वेंस को जब काउंट किया तो हमने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर लिया। यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ मैंने आपको एडवांस दिखाई है कि जो मॉडर्न जो सैंगर सीक्वेंसिंग है उसमें क्या है कि हमें एक कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी पड़ती है। कैपिलरी जेल का मतलब है कि एक सिंपल कैपिलरी है जिसमें आप क्या करते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है पूरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करने की, जिसमें आपको डिफरेंट 4 बैंड्स नजर आए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट कलर्स के आपको फ्लोरेसेंट डाई नजर आ रही हैं। हर बेस को अपना एक डिफरेंट कलर आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, डिटेक्टर स्क्रीन होगी, लेजर डिटेक्टर, और वो सीक्वेंस आप उसको रीड करेंगे तो ये देखें डिफरेंट कलर्स में आपको ऐसे एक लूप से नजर आ रहे हैं। सीक्वेंस नजर आएगा 5वीं की पोजीशन पे कौन सा मौजूद है, 10वीं पे कौन सा है, 15वीं पे कौन सा है। तो हम यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी मॉडिफाई करके फ्लोरेसेंट डाई को यूज कर लेते हैं और हमें इस तरीके से जो सीक्वेंस होता है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि सैंगर सीक्वेंसिंग क्या होती है, हमने उसकी एग्जांपल से भी डिड्यूस किया। तो इस तरह से आज का जो आपका लेक्चर था वो ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह जो केमिकल मॉडिफिकेशन मेथड है हम उसके साथ नेक्स्ट पढ़ेंगे और उसमें अब देखेंगे केमिकल ट्रीटमेंट कैसे हो रही है और किस तरीके से हम उस चैन को टर्मिनेट कर रहे हैं और वहाँ से सीक्वेंस को कैसे रीड कर रहे हैं। ठीक हो गया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।